सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ा रहा और मध्य भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बलबन वंश के बारे में। देखिए, बलबन कोई वंश नहीं था, बलबन एक शासक था जिसके द्वारा गुलाम वंश के बाद शासन किया गया। तो देखिए आप यहाँ पे तो 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन ने यहाँ पर शासन किया आपके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और इस समय इन्होंने सर्वप्रथम चालीसा दल को समाप्त किया। चालीसा दल जो कि आपके इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये जो दल था 40 गुलामों की या फिर 40 अमीरों की एक दल था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। उसे समाप्त करता है गयासुद्दीन बलबन। बलबन जो थे वो स्वयं को तुर्की के अफरासियाब वंश से जोड़ा था। तुर्की के अफरासियाब वंश से जोड़ा था बलबन ने स्वयं को। इसमें फारसी आदर्शों को अपने दरबार में लागू किया और फारसी परंपरा पायबोस और सिजदा को स्थापित किया। तो गयासुद्दीन बलबन ने अपने दरबार में फारसी आदर्शों को लागू किया और फारसी परंपरा पायबोस पायबोस कहने का मतलब इसमें जो है सुल्तान की पैरों को चूमा जाता था। जो पायबोस परंपरा थी उस परंपरा के अंतर्गत सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था और सिजदा में सुल्तान के सामने सिर झुकाकर नमस्कार किया जाता था। और ये इसलिए बनाया गया था, ये जो परंपरा है इसलिए बनाया गया था ताकि जो उस राज्य में जितने भी अमीर लोग हैं उनके घमंड को कम करने के लिए पायबोस और सिजदा दो फारसी परंपरा स्थापित किए गए थे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, बलबन ने अपने दरबार में फारसी पर्व नवरोज का भी शुरुआत किया था। तो फारसी पर्व जो नवरोज है उसकी शुरुआत जो है बलबन ने अपने दरबार में किया था। नवरोज जो है फारसियों का त्योहार है। ये उनका नया वर्ष होता है जो कि हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 21 मार्च को नए वर्ष के तौर पर फारसी में ये पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है नवरोज। और इसका शुरुआत किया था गयासुद्दीन बलबन ने। फिर देखिए, अपने दरबार में इन्होंने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, जिसका मतलब होता था, देखिए, बलबन द्वारा स्थापित केंद्रीय सैन्य विभाग। तो दीवान ए अर्ज केंद्रीय सैन्य विभाग था आपके बलबन शासक के अंतर्गत। फिर दीवान ए बरीद। देखिए, दीवान ए बरीद की बात करें तो ये गुप्त विभाग था। बलबन वंश में गुप्त विभाग था दीवान ए बरीद। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था बलबन ने। और बलबन के ही समय पर प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, तो बलबन ने प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके शासन काल के अंतर्गत उनके संरक्षण में थे। तो गयासुद्दीन बलबन के शासन के समय अमीर खुसरो उनके संरक्षण में थे। आगे देखते हैं हम लोग। 1285 ईस्वी में
मंगोलों और तैमूर के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया गया। बलबन ने अपने बड़े बेटे महमूद को इस आक्रमण के लिए भेजा, परंतु वहां पर वो मारा गया। तो 1285 ईस्वी में जो मंगोल होते हैं और तैमूर के नेतृत्व में मंगोल और तैमूर के नेतृत्व में पंजाब में आक्रमण किया जाता है। तो इस समय इस क्षेत्र में गयासुद्दीन बलबन जो है शासक रहते हैं। वो अपने बड़े बेटे को लड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन उनका मृत्यु हो जाता है वहां पर। उसके बाद 1287 ईस्वी में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बलबन ने किसे भेजा था मंगोल का जब आक्रमण हुआ था पंजाब में उस समय। तो अपने बड़े बेटे महमूद को। आगे देखते हम लोग, जब 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कौन सा वंश आता है। तो यहां पर देखिए, यह है आपका खिलजी वंश। तो बलबन वंश के समाप्त होने के बाद खिलजी वंश का शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत में, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रहता है दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। इसमें सबसे पहले होते हैं जलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन अवधि रहता है 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। खिलजी वंश के संस्थापक होते हैं जलाउद्दीन खिलजी। ये दिल्ली सल्तनत का उदार शासक थे। जलाउद्दीन खिलजी जो थे वो दिल्ली सल्तनत के उदार शासक थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक उदार शासक था। तो जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में इसका दामाद बन जाता है और जलाउद्दीन खिलजी को मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है जलाउद्दीन खिलजी का दामाद बन जाता है और उसे बाद में मार भी देता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करता है। इसका वास्तविक नाम जो था वो था अली गुरसाफ। अली गुरसाफ इसका वास्तविक नाम था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे दूसरा सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। जो सिकंदर था जिसने सिंध प्रांत में आक्रमण किया था, उसी के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, मतलब दूसरा सिकंदर के नाम से। देखिए इनके बारे में सबसे पहले इनकी सैन्य व्यवस्था के सुधार के बारे में। तो यह पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया और सैनिकों को नियमित वेतन दिया। दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखा। पहले क्या थी, सेना तभी रखा जाता था जब युद्ध की जरूरत हो। युद्ध की जरूरत रहता था उस समय सेना को गठित किया जाता था, लेकिन इसने सेना को नियमित रूप से रखा। एक नौकरी के तौर पर नियमित तौर पर रखा सेना को। तो अलाउद्दीन खिलजी से शुरुआत होता है नियमित सैनिक रखने की व्यवस्था, जिसे वेतन दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में पहली बार डाक तथा हुलिया प्रथा की शुरुआत की। तो डाक तथा हुलिया प्रथा क्या थी? तो इस प्रथा में देखिए, यहाँ पर जो सैनिक थे उसे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो प्रॉपर सभी को एक घोड़ा देते थे। तो लोग क्या करते थे, उस घोड़े को बेच देते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने सैनिक को घोड़ा दिया जाता था, तब लोग उसे उस घोड़े को बेच देते थे
और युद्ध जब होता था तो अपने स्थान पर किसी और को भेज देते थे। इसलिए लोगों की पहचान के लिए डाक तथा हुलिया प्रथा की शुरुआत की गई। हुलिया प्रथा के अंतर्गत जो लोग सैनिक में थे उसके कद, उसके उम्र, इस प्रकार की सभी जानकारी को रखते थे हुलिया प्रथा के अंतर्गत कि वह व्यक्ति यहाँ पर काम करता है। डाक प्रथा के अंतर्गत जो घोड़ा होता था उसे विशेष दाग दिया जाता था, एक सिंबल दिया जाता था घोड़े को कि ये आपका घोड़ा है या फिर इस राज्य का घोड़ा है। तो डाक प्रथा के अंतर्गत वहां पर सिंबल दिया जाता था। इस समय अलाउद्दीन खिलजी जो रहते हैं वो अफगानिस्तान से घोड़े मंगाए हुए रहते हैं, जिसे लोगों के द्वारा बेच देने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा की शुरुआत की थी, डाक प्रथा और हुलिया प्रथा की। देखिए यह पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को भी जीता था। दक्षिण भारत के जो एरिया है उसे जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके द्वारा जो आर्थिक सुधार कार्य किए गए थे उसके बारे में देख लीजिए। तो आर्थिक सुधार, पहला सुल्तान जो कि दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की और उसे 50% पर निर्धारित कर दिया। तो दोआब क्षेत्र में कृषि करने पर जो कर की वृद्धि है उसे बढ़ाकर 50% निर्धारित कर दिया। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लाई अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू किया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 1303 में इन्होंने चित्तौड़ को विजय किया था। चित्तौड़ की राजकुमारी रानी पद्मावती वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो जाता है, उस पर पूरी तरह मोहित हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और उसे पाने के लिए वो चित्तौड़ पर अपनी चढ़ाई कर देता है। और चित्तौड़ में चढ़ाई करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राजा रतन सिंह का हत्या कर देते हैं, और राजा रतन सिंह की हत्या होने के बाद जो रानी पद्मावती है वो जो है आग में कूद जाती है, अर्थात वो जोहर में कूदकर अपना जान दे देती है। आग में कूदना मतलब जोहर में कूदना। तो इस प्रकार आग में कूदकर जान दे देती है राजकुमारी पद्मावती। तो यहाँ पर 1303 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय प्राप्त करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू करते हैं। देखिए पहला बाजार नियंत्रण व्यवस्था दीवान ए रियासत, जो कि वाणिज्य विभाग से संबंधित था। बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। क्या नाम है इसका? दीवान ए रियासत। फिर है सहना ए मंडी। तो ये एक पद है बाजार निरीक्षक का। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार सहना या फिर बाजार नियंत्रक के देखरेख में था और सभी व्यापारी पंजीकृत थे। तो ये सहना ए मंडी जो है वो बाजार निरीक्षक था जिसके देखरेख में प्रत्येक बाजार आता था, और यहाँ पर जो सभी व्यापारी थे वो पंजीकृत थे। आगे देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया स्थापत्य कार्य। तो अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, जमायत खाना मस्जिद इत्यादि जो है इसका निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है
वो 2 जनवरी 1316 ईस्वी में हो जाती है। 2 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। काफी ज्यादा क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उसके बाद अगला शासक हुए मुबारक खिलजी, जो कि 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किए। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। स्वयं को खलीफा घोषित करके ये दरबार में इधर उधर भागते रहते थे। वस्त्र का त्याग कर दिया था इन्होंने, और वस्त्र त्याग कर दरबार में यहां से वहां भागते रहते थे। इनकी हत्या जो है वजीर खुसरो शाह ने कर दी, और उसके बाद उसने खिलजी वंश को संभाला। नासिर उद्दीन वजीर खुसरो शाह, जो कि 1320 में खिलजी वंश का शासक बनता है, लेकिन खुसरो शाह को भी गाजी मलिक ने मार दिया। जो वजीर खुसरो शाह था उसे गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, उसने मार दिया और उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। गयासुद्दीन तुगलक जो है अब यहां से तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। आखिरी शासक कौन हुआ खिलजी वंश का? तो नासिर उद्दीन खुसरो शाह, जिसकी हत्या गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने की और तुगलक वंश की स्थापना की। तो यहां पर देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कौन सा शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है।